सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आप सभी के लिए लेके आए हैं आज हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे और यही सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। आपको हम गारंटी लेते हैं आपसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, आपका एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी पॉलिटेक्निक जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून से जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 100% है कि आप सभी के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएंगे। जितने क्वेश्चन आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे आप सभी को, ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 3 से 4 साल के क्वेश्चंस आप सभी के लिए आज हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में शुरू से अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आई हुई वीडियो सबसे पहले आप ही लोग तक पहुँच सके। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठी तक। जो भी बच्चे आपके साथ के जितने बच्चे हैं, वो जितने बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे वो यूपी का हो या बिहार का हो, झारखंड का हो, किसी भी राज्य के पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम करते हैं, तो वो सभी बच्चों के लिए आज का ये क्लास है। ठीक है, वो सभी बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, सभी के लिए ये वीडियो कंपलसरी है। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आज आए हुए हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का आज इस वीडियो में दोनों सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी फिजिक्स का है। पूछ रहा है क्वेश्चन, कंपास की सुई का उत्तरी सिरा लगभग की ओर इशारा करता है। लगभग किस दिशा की ओर इशारा करता है? किस दिशा की ओर इशारा करता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या उक्त में से कोई नहीं। तो कंपास की सुई जो है उत्तरी सिरा पर लगभग किस ओर इशारा करता है? किस ओर इशारा करता है? लगभग उत्तरी ध्रुव पर। किस पर? जो कंपास की सुई होती है वो उत्तरी सिरा लगभग किस ओर इशारा करती है? उत्तरी ध्रुव पर। किस पर? उत्तरी ध्रुव पर इशारा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, समझ में आएगी। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आई वीडियो, जो भी वीडियो आए आपके लिए, वो सबसे पहले आप ही लोग तक पहुंच सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है परावर्तन के नियम के लिए सत्य है। परावर्तन के नियम के लिए क्या सत्य है? केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण या सभी परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तन के नियम के लिए क्या सत्य है? तो परावर्तन के नियम के लिए सभी परावर्तक पृष्ठ हैं। क्या? सभी परावर्तक पृष्ठ सत्य हैं। क्या है? सभी परावर्तक पृष्ठ क्या हैं? सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी परावर्तक पृष्ठ जो होते हैं वो परावर्तन के नियम के लिए सत्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पूछ रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन,
छोटे छिद्रों के गोलाकार दर्पण के लिए क्या, छोटे छिद्रों के गोलाकार दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस लंबाई के लिए किसके लिए पाई जाती है, मतलब किस प्रकार से पाई जाती है। जो छोटे छिद्रों के गोलाकार दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के किस प्रकार से पाई जाती है, आधी पाई जाती है, समान, 3 गुना, 2 गुना। तो किस प्रकार से कैसी पाई जाती है, तो कैसी पाई जाती है, 2 गुना पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, 2 गुना पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस लंबाई की कैसी पाई जाती है, 2 गुना पाई। वक्रता त्रिज्या जो है दर्पण के लिए, गोलाकार दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के लिए कैसी पाई जाती है, 2 गुनी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक सीधा बड़ा प्रतिबिंब, क्या, एक सीधा बड़ा प्रतिबिंब द्वारा बनाया जा सकता है। एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है। केवल एक उत्तल दर्पण द्वारा, केवल एक अवतल दर्पण द्वारा, केवल एक समतल दर्पण द्वारा, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के द्वारा। ठीक है, तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब केवल एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल एक अवतल दर्पण। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है, अवतल दर्पण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश किरण तिरछा होकर घने माध्यम से विरल माध्यम में लंब से दूर मुड़ता है, लंब की ओर मुड़ता है, लंब से होकर गुजरता है या नहीं मुड़ता है। ठीक है, तो आपको बताना है एक प्रकाश किरण जो है वो तिरछा होकर घने माध्यम से विरल माध्यम में लंबे से दूर मुड़ता है, लंबे की ओर मुड़ता है, लंबे से होकर मुड़ता है, लंब से दूर मुड़ता है, लंब की ओर मुड़ता है, लंब से होकर मुड़ता है या नहीं मुड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लंब की ओर मुड़ता है। जो प्रकाश किरण होता है वो तिरछा होकर घने माध्यम से विरल माध्यम में लंब की ओर मुड़ता है। किसकी ओर, लंब की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंब की ओर। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग डाउट को क्लियर करने के लिए आप सभी के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए आप लोग। और उस ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग किसी भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चन में, किसी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो वहाँ से जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, क्या, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध R जो है 12,000 है, कितना, 12,000 ओम है, तो एक 220 वोल्ट स्रोत से B बराबर 220 वोल्ट स्रोत से एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी विद्युत धारा खींचेगा, I निकालना है। ठीक है, तो I निकालना है, R दिया है, B दिया है, तो B बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR होता है। तो B का मान 220 वोल्ट दिया है और जो R का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12,000, कितना, 12,000 ओम दिया हुआ है, बराबर I हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.18 एम्पियर आ जाएगा। तो धारा का I का मान जो आएगा कितना आएगा, 0.18 एम्पियर। आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे, 1200 को 1200 से 22 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पियर आ जाएगी। तो कितनी धारा खींचेगा, 0.18 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके लिए आपके एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको उसमें कोई डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़ना रहेगा। उस क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़िए उस क्वेश्चन को और समझिए
कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ने से आपके दिमाग में वो क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, अगर आप पढ़े रहेंगे तब। तो इसलिए कहते हैं आप कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िए ना, सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिए, एक बार तो जरूर देखा ही कीजिए। ठीक है, एक बार देखने के बाद आप लोग ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जब प्रतिरोधकों को मुख से जोड़ा जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा समान रहती है, आधे तक कम हो जाती है, 1/4 तक कम हो जाती है, या दोगुना हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या होगा, जब प्रतिरोधकों को मुख में जोड़ा जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा कैसी हो जाती है, तो परिपथ में विद्युत धारा दोगुनी हो जाती है। कैसी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोगुनी हो जाती है। परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, एक 12 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलाम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा पूछा है क्या, एक 12 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलाम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो 12 वोल्ट जो बैटरी होती है उससे गुजरने वाले कूलाम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो उससे गुजरने वाले आवेश को 12 ही जूल ऊर्जा दी जाती है। जितना वोल्ट बैटरी कार्य करेगा उतना ही उससे ऊर्जा दी जाएगी, तो 12 जूल ऊर्जा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, आपसे पूछा है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है। किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट प्रति घंटा होता है, किलोवाट प्रति घंटा स्क्वायर होता है, या किलोवाट घंटा स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉरी प्रति नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई बतानी है। तो विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई होती है किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। प्रतिरोध 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत लेती है। 30 सेकंड में विकसित होने वाली ऊष्मा निकालना है। ठीक है, ऊष्मा निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो ऊष्मा निकालनी है, तो ऊष्मा कैसे निकलेगी, ऊष्मा निकालने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, ऊष्मा कैसे निकलेगा, ऊष्मा भी हम निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, Q बराबर BIT होता है, IT नहीं होता BIT होता है। तो यहाँ से हम B का मान निकालेंगे, तो B बराबर IR से, तो I और Q बराबर क्या होता है, BIT होता है। तो यहाँ से B का मान निकालेंगे, तो B का I का मान दिया हुआ है 5, R का मान दिया 200, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा। 1000 वोल्ट हो गया B का मान। यहाँ का B का मान, I का मान, T का मान रख देंगे, तो Q बराबर होता है BIT हो जाएगा। Q बराबर BIT हो जाएगा। तो B का मान कितना आ गया, 1000 गुणे I का मान दिया है 5 एम्पियर गुणे T का मान दिया हुआ 30 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 या 15 गुणे 10 पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 गुणे 10 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 3 0 1 0 10 पावर 4 हो गया। अब यहाँ जब हम यहाँ पॉइंट लाएंगे तो पॉइंट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पॉइंट लाएंगे तो एक घात घट जाएगा, लेकिन 15 गुणे 10 पावर 4 जूल होगा। क्यों का मान आएगा, जो हमारा ऊष्मा आएगा
15 गुणे 10 पावर 4, यहाँ 1.5 नहीं होगा, यहाँ 15.4, 15 गुणे 4, यहाँ 15 होगा, 1.5 नहीं 15 होगा। गलती से मिस्टेक से वो 1.5 लिख गया था, लेकिन 15 गुणे 10 पावर 4 जूल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 गुणे 10 पावर 4 जूल उसकी ऊष्मा होगी। 3 सेकंड में विकसित होने वाली ऊष्मा क्या हो जाएगी? 15 गुणे 10 पावर 4 जूल हो जाएगा। और कैसे निकाले हैं हम? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से बी निकाल लेंगे, बी बराबर आई आर से निकालेंगे। उसके बाद क्यू बराबर बी आई टी होता है, तो बी आई टी के सूत्र से क्या कर लेंगे, यहाँ से ऊष्मा, क्यू क्या है? ऊष्मा है, बी क्या है? वोल्ट है, आई क्या है? धारा है, टी क्या है? समय है। यहाँ से ऊष्मा निकाल लेंगे, तो ऊष्मा आएगा 15 गुणे, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 10 पावर 4 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय तापीय शक्ति संयंत्र में कार्यशील द्रव है। महासागरीय तापीय शक्ति संयंत्र में कार्यशील द्रव है। वाष्पशील द्रव जैसे अमोनिया, पेट्रोल, चारकोल, द्रव पेट्रोलियम गैस। तो महासागरीय तापीय शक्ति संयंत्र में कार्यशील द्रव कौन सा है? वाष्पशील द्रव जैसे अमोनिया। क्या? वाष्पशील द्रव जैसे अमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वाष्पशील द्रव जैसे अमोनिया। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब एक सीधे चालक में विद्युत है तो इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चालक के समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं हैं, उक्त में से कोई नहीं। तो जब एक सीधे चालक में विद्युत होता है तो क्या होता है? इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। क्या होता है? इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब सीधे चालक में विद्युत होता है तो इसके चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक 20 और 40 को 6 वोल्ट बैटरी की एक श्रृंखला में जोड़ा गया है। 5 सेकंड में 40 प्रतिरोधक द्वारा अपव्यय की गई ऊष्मा होगी। ठीक है, तो दो प्रतिरोधक 20 और 40, 20 और 40 दो प्रतिरोधक हैं। वो कितनी बैटरी? वोल्ट क्या है? 6 वोल्ट बैटरी के एक श्रृंखला में जोड़े गए। ठीक है, तो 5 सेकंड में 40 प्रतिरोधक द्वारा अपव्यय की गई ऊष्मा, तो क्या होगा? यहाँ बी दिया है और प्रतिरोधक दिया है, उसे क्या एक श्रृंखला में जोड़ा गया है। तो 5 सेकंड में 40 प्रतिरोधक द्वारा अपव्यय की गई ऊष्मा बताना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है? आर दिया, इसे किस क्रम में? श्रृंखला क्रम में जोड़ा गया है। तो 20 + 40 बराबर 60 हो जाएगा। तो 60 ओम ये आ गया प्रतिरोधक, और बी बराबर दिया है 6 वोल्ट। तो बी बराबर आई आर से क्या हो जाएगा? बी का मान 6/R का मान 60/60 हो जाएगा, आई हो गया। यहाँ से 6 2 1, आई का मान हो गया 1/10 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ आई का मान निकालिए, 1/10 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से Q बराबर BIT होता है। आप लोगों को मैंने बताया है Q बराबर BIT होता है, और B बराबर क्या होता है? IR होता है। तो IR × I × T, तो यहाँ क्या होगा? I² RT हो गया। ठीक है, अब यहाँ से R का मान, यहाँ I² RT है, Q बराबर I² RT से क्या हो जाएगा? Q बराबर I² RT से क्या हो जाएगा? यहाँ से I का मान 1/10 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे R का मान क्या हो जाएगा? R का मान 40 दिया हुआ है, और जो हमारा T का मान दिया है 5 दिया हुआ है। तो 1/10 बनेगी 1/100 गुणे 40 गुणे 5 हो गया। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 20 हो गया। क्या? 20/10 आ गया, 20/10 आया, यानी कि कितना आ गया? 2 आ गया।
2 जूल हमारा क्या आ गया, ऊष्मा आ गया। लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको 2 जूल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 2 जूल नहीं दिख रहा है, यानी कि जो 20 जूल था वो हमारा कितना जूल रहेगा, 2 जूल रहेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया था, यानी कि 2 जूल के जगह पे 20 जूल लिख गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 20 जूल नहीं होगा, ठीक है। 20 जूल नहीं होगा, उसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 जूल हो जाएगा। कितना जूल, 5 सेकेंड में जो हमारा, सॉरी, सही है। जो वहाँ से आर का मान देखिए, जैसे देखिए सही है क्वेश्चन, ये सही है आंसर, ये सही है, ये गड़बड़ नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर सही है। लेकिन थोड़ा सा मैंने डाउट कर दिया, यहाँ से 1/10 आया था आई का मान। अब यहाँ से 5 चौक 20 से गुणा कर लेंगे, दोनों को IT को गुणा कर लेंगे, ठीक है। IT को जब गुणा कर लेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, सॉरी IR को B बराबर IR से यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ से B बराबर IR ही निकालेंगे, B बराबर IR निकालेंगे तो IR क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से B का मान निकाल लिए, IR भी निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ 200 हो गया और वो आया था I का मान कितना आया था, 10, 1/10 आया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम 10 से भाग करेंगे, 1/10 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 1/10 से जब गुणा करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 200 में से 10 से भाग करेंगे तो 20 आएगा। तो हमारा जो ऊष्मा आ जाएगा 20 जूल आ जाएगा, ठीक है। जो ऊष्मा हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 जूल आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऊष्मा निकलेगी, कितना निकलेगा, 20 जूल ऊष्मा निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र एक वस्तु का प्रतिबिंब इसके पर किस पर बनता है। इसके पर बनता है मतलब किस पर बनाता है, कार्निया पर, परितारिका पर, या पुतली पर, रेटिना पर, ठीक है। तो पूछा है क्वेश्चन, मानव नेत्र एक वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाता है। तो मानव नेत्र जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है हमारा, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का 3 गुना, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, या दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, या दर्पण से 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो बताना है आपको बताना है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर होगा। तो क्या होगा, जब हम अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी है और वो 3 गुना बड़ा वास्तविक आवर्धित करती है, 3 गुना जो है बड़ा वास्तविक आवर्धित करती है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दर्पण से कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, जब दो प्रतिरोधकों को R और R2 को समांतर में जोड़ा जाता है, जब R को R1 और R2 को किसमें, समांतर में जोड़ा जाता है, यानी कि समांतर क्रम हो गया 1/R1 + 1/R2, ठीक है। जब इसको हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध Rp बराबर है, किसके बराबर है, तो यहाँ Rp ये मान लेंगे। तो 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो R1 × R2 हो जाएगा, तो R2 + R1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम क्या कर देंगे, व्युत्पन्न कर देंगे, मतलब ऊपर का नीचे कर देंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा Rp बराबर क्या हो जाएगा, Rp बराबर हो जाएगा R1 R2 + R1, ये हो जाएगा। Rp जो समतुल्य प्रतिरोध Rp हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, R1 R2 + R1 के, या R1 + R2 के।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परिपथ में विद्युत शक्ति निम्नलिखित में से किस शब्द को नहीं दर्शाती? परिपथ में विद्युत शक्ति निम्नलिखित में से किस शब्द को नहीं दर्शाती हैं? आई स्क्वायर आर को, बी स्क्वायर अपान आर को, बी आई को, या आई आर स्क्वायर को। तो परिपथ में जो विद्युत शक्ति होती है पी होता है, वो किस निम्नलिखित में किस शब्द को नहीं दर्शाती हैं? तो विद्युत शक्ति पी बराबर बी आई होता है। पावर जो होता है पी बराबर बी आई होता है। अब बी के जगह पे क्या रख देंगे? आई आर रख देंगे। ठीक है, आई आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर तो होगा ही, बी आई भी होगा, भी होगा, आई स्क्वायर आर भी होगा। ठीक है, अब आई के जगह पे क्या रख देंगे? आई बराबर क्या होता है? बी अपान आर होता है। तो यहाँ पर आई के जगह पे जब बी अपान आर रख देंगे तो बी स्क्वायर अपान आर भी हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हो गया? ये तीनों आपको दर्शाता है, विद्युत शक्ति है, ये तीनों दर्शाते हैं, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आई आर स्क्वायर जो है नहीं दर्शाता है। ठीक है, और सारा आई स्क्वायर आर भी, बी स्क्वायर अपान आर भी, बी आई भी, सब तीनों क्या है? दर्शाते हैं। तीनों विद्युत शक्ति को दर्शाते हैं। पी का मान तीनों हो सकते हैं, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वहाँ निकट दिखाई जाती हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वहाँ निकट दिखाई जाती हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। अधिक, छोटा, समान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वहाँ निकट दिखाई जाती हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, वहाँ पर क्या चुंबकीय क्षेत्र दिखाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक। अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति है। कौन सा ऐसा युक्त है, कौन सा ऐसा उपकरण है, कौन सा ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रयुक्त करता है, परिवर्तन करता है? ठीक है, बदलता है। तो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, विद्युत मोटर या पोटेंशियोमीटर। तो कौन सा ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डायोड, एमीटर, पोटेंशियोमीटर या विद्युत सेल? ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन। फोकस लंबाई को समायोजित करते हुए, क्या? फोकस लंबाई को समायोजित करते हुए नेत्र की निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर फोकस कर पाने की योग्यता क्या कहलाती है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, निकट दृष्टि दोष, नेत्र का समायोजन या दूर दृष्टि दोष? तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फोकस लंबाई को समायोजित करते हुए नेत्र की निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर फोकस कर पाने की योग्यता क्या कहलाती है? तो फोकस कर पाने की योग्यता क्या कहलाती है? नेत्र का समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? नेत्र का समायोजन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेत्र का समायोजन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्या? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से दिखाई देती हैं? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उत्तरी ध्रुव के निकट प्रतिच्छेद करती हैं,
कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या दक्षिणी ध्रुव के निकट प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन, धात्विक निकाय वाले उपकरण, क्या धात्विक निकाय वाले उपकरण सामान्यतः पृथ्वी तक तार से जुड़े होते हैं। पृथ्वी तक तार से जुड़े होते हैं। इन तारों को पृथ्वीक करने का क्या कारण है? क्या पूछा क्वेश्चन, धात्विक निकाय वाले उपकरण सामान्यतः पृथ्वीक तार से जुड़े होते हैं। इन तारों को पृथ्वीक करने का क्या कारण है? अतिरिक्त विद्युत को रोकना, उपकरण को उच्च प्रतिरोध उपलब्ध कराना, उपकरण को अतिरिक्त विद्युत देना या विद्युत का रिसाव रोकना। तो धात्विक निकाय वाले उपकरण सामान्यतः पृथ्वीक तार से जुड़े होते हैं। इन तारों को पृथ्वीक करने का क्या कारण है? तो इन तारों को पृथ्वीक करने का कारण जो है अतिरिक्त विद्युत को रोकना। क्या अधिक विद्युत को रोकने के कारण क्या होते हैं, ये पृथ्वीक करने का कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त विद्युत को रोकना। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बक के बने होते हैं। क्या विद्युत चुम्बक के क्या बने होते हैं? मृदु लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम, उक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बक के बने होते हैं, तो विद्युत चुम्बक का क्या बना होता है? मृदु लोहा बना होता है। क्या बना होता है? मृदु लोहा बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदु लोहा। विद्युत चुम्बक के बने होते हैं, मृदु लोहा बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का इसके घटक रंगों में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश का इसके घटक रंगों में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का विचलन या वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का इसके घटक रंगों में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश का विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का विचलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का विचलन। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन, एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। क्या 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र एक बिंदु है जो कहलाता है वक्रता केंद्र, छिद्र, ध्रुव, मुख्य केंद्र। तो एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र एक बिंदु है जो क्या कहलाता है, जो कि एक वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहना, पृष्ठ का केंद्र क्या एक बिंदु है जो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन किसके थे? फिजिक्स के। 26 क्वेश्चन जो थे वो फिजिक्स के थे। ठीक है, ये 26 क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसके बाद किसका आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा? इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। किसके? केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, 27 नंबर से क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से किसका? केमिस्ट्री का क्वेश्चन। किस चीज़ का? केमिस्ट्री का क्वेश्चन अब यहाँ से आएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है और इस वीडियो का 27 नंबर क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड
किसका मिश्रण है? ग्लूकोनिक एसिड का, मेलेइक एसिड का, टार्टरिक एसिड का या फैटी एसिड का? तो तीनों का मिश्रण कौन सा एसिड होगा? तो तीनों का मिश्रण टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी किसका मिश्रण है? तो टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O या Na2CO3 होता है। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है? इंटू 10H2O होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, Na2CO3 इंटू 10H2O। वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन। कुछ धातु, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ धातु को पीट कर पतला शीट बनाया जाता है। जो कुछ धातु होती हैं उसे पीट कर पतला शीट बनाया जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? धात्विक कांति या लचीलापन, अनुनादपूर्ण, आघातवर्धनीयता। ठीक है, तो कुछ धातु को पीट कर पतला शीट बनाया जाता है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आघातवर्धनीयता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन। सीसा और तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक होते हैं। सीसा और क्वेश्चन 30 क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा है सीसा और तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक होते हैं। चांदी, पारद, तांबा, जस्ता। ठीक है, तो सीसा और तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक कौन से होते हैं? कौन सा होता है? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है, क्या होता है? चांदी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तरल गैर धातु है। क्या? 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन, एक तरल गैर धातु है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन या ब्रोमीन। तो एक तरल गैर धातु जो होता है वो क्या होता है? ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन जो होता है वो एक तरल गैर धातु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की प्रकृति होती है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की प्रकृति होती है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? निष्क्रिय, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक बा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन, वैसे क्षार। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पूछा है वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें कहते हैं पायरिडाइन, एसिड्स, सॉल्ट्स या अल्कलीज। तो क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो क्षार
पानी में घुलनशील होते हैं वो होते हैं अल्कलीज होते हैं। क्या होते हैं? अल्कलीज जो होते हैं, जो क्षार होते हैं अल्कलीज क्षार। तो वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कलीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मेटलाइड है। क्या? निम्नलिखित में से मेटलाइड है लिथियम, सोडियम, कैल्शियम या टेलुरियम। तो मेटलाइड क्या है? लिथियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है या टेलुरियम होता है? तो मेटलाइड जो होता है वो क्या होता है? टेलुरियम होता है। टेलुरियम जो होता है वो एक प्रकार का मेटलाइड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टेलुरियम जो एक प्रकार का मेटलाइड होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आमतौर पर पीएच मापने के लिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर पीएच मापने के लिए किसके साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है? आमतौर पर पीएच मापने के लिए किसके साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है? एसिड बेस इंडिकेटर के साथ, रिडॉक्स इंडिकेटर के साथ या एक्सटर्नल इंडिकेटर के साथ या यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ? तो आमतौर पर पीएच मापने के लिए किसके साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है? तो किसके साथ किया जाता है? एसिड बेस इंडिकेटर के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिड बेस इंडिकेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन। जब वर्षा के पानी का पीएच किससे कम होता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जब वर्षा के पानी का पीएच किससे कम होता है, मतलब कितने से कम होता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। 6.5 से, 5.6 से, 7.0 से या 7.4 से। ठीक है, तो वर्षा के पानी का पीएच किससे कम होता है तब अम्ल वर्षा, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो 5.6 से जब कम होता है तब उसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, पूछ रहा है कौन सा तत्व त्रिधात्विक नहीं है? बिस्मथ, आर्सेनिक, स्टीबियम या एल्यूमिनियम। तो कौन सा तत्व त्रिधात्विक नहीं है? तो बिस्मथ जो है वो त्रिधात्विक नहीं है। क्या? त्रिधात्विक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मथ नामक का तत्व जो है वो त्रिधात्विक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय नहीं है? आपको बताना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय नहीं है? ठीक है, तो NaOH, KOH, NH4OH या HCl। तो ये भी क्षारीय है, यानी जिसमें OH रहते हैं, OH जुड़े रहते हैं, वो क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जिसमें H होते हैं, H+ होते हैं और OH- क्षारीय प्रकृति दर्शाता है और H+ अम्लीय। तो क्षारीय नहीं है तो HCl जो है ये एक प्रकार का अम्लीय है, H+ आयन देता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl जो है वो क्षारीय नहीं है, वो एक प्रकार का क्या है? अम्लीय है। और सब में OH प्रकृति है वो भी क्या है? वो क्षारीय है। तो क्षारीय नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी HCl। अगला क्वेश्चन क्या है? किस तत्व का घनत्व सबसे कम होता है? 39 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन है। तो किस तत्व का घनत्व सबसे कम होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या बेरियम? का भाई मंजीत
अगला क्वेश्चन क्या है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है? आर्सेनिक, लिथियम, सिलिकॉन, पोटेशियम। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो दोनों अधातु और धातु दोनों का रूप प्रदर्शित करता है। ठीक है, आर्सेनिक है, लिथियम है, सिलिकॉन है या पोटेशियम है। ठीक है, क्या होता है जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन कहते हैं। सिलिकॉन जो होता है और वो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन इज द राइट आंसर। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आई हुई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है तो उस डाउट सॉल्यूशन के लिए आप सभी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी लोग जुड़ेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको डेली क्विज़ के लिए आप लोगों को अगर डेली क्विज़ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उस ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां से आके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और डेली क्विज़, डेली प्रैक्टिस पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, N2 या O2। तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो शुष्क बर्फ का रूप ग्रहण करता है। CO2 जो है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। अगला क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन है? CH4, NaCl, CH3OH या K2CO3। सोडियम क्लोराइड, मीथेन। ठीक है, और देखिए प्रोपेनॉल और K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट। क्या? पोटेशियम कार्बोनेट। तो निम्नलिखित में से कार्बनिक रसायन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कार्बनिक रसायन जो है वो क्या है? K2CO3 एक प्रकार के क्या है? रासायनिक कार्बनिक रसायन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K2CO3 जो है वो क्या है? कार्बनिक रसायन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन, ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर क्या है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है? क्या? 43 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर क्या है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड या फ्लोरीन। तो सबसे कठोर क्या है और किसका गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे कठोर धातु जो है क्या है हमारा? सिलिकॉन कार्बाइड होता है और इसका गलनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? सबसे कठोर है और इसका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन, उसके बाद हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, तब फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो सबसे कठोर क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है और इसका गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ चुका है 1 से 2 बार। आपके 3 से 4 साल के बीच में ये 2 से 3 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या?
एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड? तो एक उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके 3 से 4 साल के बीच में 5 से 6 बार ये पूछा जा चुका है। सॉरी, 3 से 4 साल के बीच में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, गर्म पानी, ठंडा पानी, ऑक्सीजन या अम्ल? तो मैग्नीशियम के साथ क्या प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो मैग्नीशियम के साथ जो है गर्म पानी प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्या? गर्म पानी जो है वो मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म पानी। तो आप लोग कमेंट में बताइए, हमारी वॉइस में तो कोई आपत्ति नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार कमेंट में बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो हमारी क्लियर आ रही है आप सभी को या नहीं आ रही है? आ रही है ना? आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ ये सर आ रही है। कमेंट में बताइए कि हमारा ऑडियो वीडियो आपको सही से सुनाई दे रहा है, आपको सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 45 से 46 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवक्षेपण प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ये उत्पन्न जो है वो यहाँ पे होगा। कहाँ पे? यहाँ पे होगा। प्रतिक्रियाएं के बाद उत्पन्न जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेगा अवक्षेपण प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। कार्बनिक यौगिक, तेल एवं वसा, घुलनशील नमक, अघुलनशील नमक। तो अवक्षेपण प्रतिक्रिया क्या उत्पन्न करती हैं? तो अवक्षेपण प्रतिक्रिया जो होती है वो तेल एवं वसा उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं तेल एवं वसा उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेल एवं वसा। अगला क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब? 47 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं। क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस क्लास में नए हैं, इस वीडियो में नए हैं, अगर वीडियो में आप लोग नए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप लोग अगर दोबारा इस देखें भी तो आप लोगों को कोई समस्या ना हो, चाहे स्किप करके दोबारा देखें या नहीं, लेकिन एक बार फर्स्ट टाइम आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक, कोई भी वीडियो हो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक है, अगर आप लोग कहीं भी बीच में से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम गारंटी लेते हैं कि अगर आपने कहीं अगर वीडियो बीच से शुरू किया तो आपको समझ में नहीं आना है। हम गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद वीडियो को चाहे स्किप करके देखिए या आप लोग एक सीरियल से ही देखिए, शुरू से और अंत तक, लास्ट तक देखिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वीडियो को स्किप मत कीजिए, कहीं भी आप लोग बीच में इसे नहीं देखना है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो उस डाउट का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, चाहे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बना है उस पर आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से जाके उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर मेहनत करेंगे तभी आपको टॉप के कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा, अन्यथा आपको बहुत ही कम ऐसा चांस रहेगा जब आपको, अगर आपका रैंक जो है, आपका नंबर जो है 300 प्लस नहीं आएगा तो आपको टॉप के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो 300 प्लस नंबर आपको नहीं आएगा, आपका नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं मेहनत ताबड़तोड़ कीजिए कि 300 प्लस नंबर आ जाए और जहां मन करे आपका वहां आप कॉलेज ले सकें। ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोगों को 300 प्लस नंबर मिलेगा। तो ऐसे मेहनत करते रहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों
ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे मेहनत करते रहिए और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को किसके जस्ते के साथ मिलाया जाता है, तब क्या होता है। जस्ता यानी कि जिंक के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, जिंक सल्फेट और पानी बनते हैं, सल्फर और ZnO बनते हैं, H2 गैस और ZnSO4 बनते हैं, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो यहाँ क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और H2 गैस निकलेगा। ठीक है, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को जस्ते यानी कि जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, ZnSO4 मिलेगा और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ZnSO4 और H2 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, H2 गैस और ZnSO4 बनते हैं। क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ मिलाया जाता है तो H2 गैस और ZnSO4 बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ मिलाया जाता है तो H2 निकल गया, H2 तो निकल ही गया। ठीक है, तो क्या बचा, सोडियम जिंकेट बचा, NaZnO बचा, सॉरी NaOZn बचेगा, सोडियम जिंकेट या सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड। तो जब 2Na यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम, अब यहाँ पर एक Zn बचा, यहाँ H2 गैस निकल गया, यहाँ से अगर H2 निकाल देंगे तो NaO बचेगा और यहाँ से Zn बचेगा। ठीक है, तो NaOZn बचेगा, यानी कि क्या बचेगा, सोडियम जिंकेट बचेगा या सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, जिंक ऑक्साइड बचेगा। क्या बचेगा, जिंक ऑक्साइड बचेगा। कैसे ZnO बचेगा, Na भी निकल जाएगा, Na2 भी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ZnO बचेगा, जिंक ऑक्साइड बचेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या होगा, बचेगा यहाँ पे। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो यक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ZnO आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन, चूने के पानी से, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से बनता है, CaCO3 बनता है, कार्बन कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, या कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, या कैल्शियम मोनोकार्बोनेट बनता है। तो चूने के पानी से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से बनता है, क्या बनता है, चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम गैस पास कराते हैं तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन नहीं कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि CaCO3 बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, CaCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करें, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, अति प्रतिक्रियाशील। तो मेटालिक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं,
तो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब कोई धातु के साथ प्रतिक्रिया करती है, तब जब कोई धातु के साथ प्रतिक्रिया यानी कि प्रक्रिया करती है, अपक्रिया करती है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। HNO3 में, HCl में, H2SO4 के साथ या H3PO4 के साथ। ठीक है, जब कोई धातु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के लोगों को हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर नहीं आता है तो हम अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद हम और अगला क्लास जो आएगा तब उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसी क्लास में पहला क्वेश्चन हमारा आपका यही रहेगा कि जब कोई धातु के साथ प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आई हुई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो उस क्वेश्चन के लिए आप लोग घबराइए मत, आपके लिए हम हैं, आपके उस क्वेश्चन का डाउट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट के मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों सब्जेक्ट का आप लोगों को अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो बहुत ही आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी वीडियो मैंने बताया है उसमें सारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया है, और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्लास को शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होगी मैथ की क्लास होगी। मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लेके आएंगे। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम भी आपका 5 जून से स्टार्ट है। 5 जून से ग्रुप ए वाले बच्चों का जो है एग्ज़ाम है, उनका एडमिट कार्ड भी आ गया है। ग्रुप ए वाले बच्चों का 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 जून से 13 जून तक उनका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। समय को देखते हुए आप लोग मेहनत जारी कर दीजिए। अभी भी आप लोगों के पास समय है। 10 दिन में आप लोगों का बहुत तैयार हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयार कर लेंगे। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। अगर हमारे चैनल से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको हम गवर्नमेंट कॉलेज दिलाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसे ही आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।